हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 की पॉलिटी का बुक समकालीन विश्व राजनीति के चैप्टर 4 सत्ता के नए केंद्र या यूं कहें कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के 4 अंक के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, एग्जाम प्रिपरेशन में लग जाते हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम तो वैसे भी चालू हो चुके हैं और जल्द ही आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी आने वाला है। तो अपनी इस वीडियो को शुरू करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 1 की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर अपने फर्स्ट की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कहता है, इसको आपको समझ लेना काफी ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट ये है कि एक आर्थिक समुदाय के रूप में बने यूरोपीय संघ ने एक राजनीतिक संगठन का रूप कैसे ले लिया। क्वेश्चंस का ये कहना है कि जब यूरोपीय संघ बना था तो वो एक आर्थिक समुदाय था। आर्थिक समुदाय के रूप में बने हुए यूरोपीय संघ ने बाद में कैसे राजनीति में कदम रख लिया और एक राजनीतिक संगठन का रूप ले लिया। तो बच्चों, इसका आंसर जानते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि 1945 के बाद यूरोपीय देश बर्बादी की मार झेल रहे थे। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सभी यूरोपीय देश बर्बादी की मार झेल रहे थे और इनकी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए अमेरिका द्वारा जबरदस्त मदद की गई, जिसे अमेरिका ने आर्थिक समुदाय के रूप में स्थापित किया था। आर्थिक समुदाय के रूप में अमेरिका के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। परंतु जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो 1992 में अमेरिका द्वारा बनाए गए आर्थिक समुदाय को यूरोपीय संघ में बदल दिया गया और यह एक राजनीतिक संगठन बन गया जिसकी कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब 1991 में सोवियत संघ खत्म हुआ तो 1992 में अमेरिका ने इस पूरे समुदाय को यूरोपीय संघ के अंतर्गत बदल दिया ताकि वो इससे अपने फायदे, अपने वर्चस्व को स्थापित कर सकें। तो देख लेते हैं राजनीतिक संगठन के रूप में आर्थिक समुदाय के क्या विशेषताएं हैं इस यूरोपीय संघ की। तो प्यारे बच्चों, पहली विशेषता तो यह है कि यूरोपीय संघ एक राज्य की तरह है जिसका अपना झंडा, अपना राष्ट्रगान और अपना स्थापना दिवस है। बच्चों, कहने का मतलब यह है कि यूरोपीय संघ जो है एक देश की तरह है। एक देश का जिस तरीके से अपना एक झंडा होता है, अपना एक राष्ट्रगान होता है, अपना एक स्थापना दिवस होता है, उसी तरीके से यूरोपीय संघ का भी अपना एक झंडा है, अपना एक राष्ट्रगान है और अपना एक स्थापना दिवस है। यूरोपीय संसद ने अपनी एक संसद भी बना रखी है। कहने का मतलब यह है कि यूरोपीय संघ ने अपनी एक संसद बना रखी है। यह संसद बाय मिस्टेक प्रिंट हो चुका है तो मैं इसको इरेज करवा दूंगा, ठीक है। पीडीएफ में काफी अच्छे से इसे अपलोड कर दिया जाएगा। यूरोपीय संघ ने अपनी एक संसद को बना रखा है। अपनी एक संसद से उनका मतलब है वो सारे फैसले अपनी संसद में रखते हैं। किसी भी कानून को जो यूरोपीय संघ से रिलेटेड होता है वो भी संसद में पेश किए जाते हैं। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि इसमें शामिल सभी देशों की अपनी एक मुद्रा, एक समान विदेश और सुरक्षा नीति, साथ ही साथ न्याय और घरेलू मामलों पर आपसी सहयोग है। जितने भी देश यूरोपीय संघ में शामिल हैं इन सभी देशों की अपनी एक मुद्रा है, अपनी एक विदेश नीति है, सुरक्षा नीति है, साथ ही साथ न्याय और घरेलू मामलों पर आपसी सहयोग भी इनका है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इनकी सैनिक शक्ति काफी जबरदस्त है। अमेरिका के बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ताकतवर जो संघ है वो यूरोपीय संघ ही है। अमेरिका को छोड़ दे तो इनकी अर्थव्यवस्था 2016 में 17,000 अरब डॉलर से अधिक थी। अमेरिका से काफी आगे बढ़ रही है इसकी अर्थव्यवस्था, बहुत तेजी से अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है, पर अभी भी अमेरिका से नीचे ही है। ये 17,000 अरब डॉलर कम से कम इसने व्यापार किया था अपना 2016 के अंतर्गत। प्यारे बच्चों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि आसियान समुदाय के किन्हीं 2 स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताइए। प्यारे बच्चों, आपको आसियान के बारे में तो पता ही होगा। आसियान क्या है? आसियान एक समुदाय है, एक संगठन है जो दक्षिण पूर्व में
स्थापित देशों के बीच में है। इसमें कई सारे देश आते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सभी देश इसके सदस्य हैं। तो देख लेते हैं कि इस आसियान समुदाय के 2 स्तंभ कौन कौन से हैं। पहला स्तंभ तो ये कि मतलब ये कहा गया है कि दुनिया में बहुत तेज रफ्तार से तरक्की करने वाले देशों के समूह ने अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरों में लाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार किया और इसके 3 स्तंभ स्थापित किए हैं। आसियान ने अपने 3 स्तंभ की स्थापना की है। इनमें से 2 स्तंभ आपको यहाँ इस क्वेश्चन में प्रोवाइड करवाए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको तीसरे आसियान स्तंभ के बारे में भी बताऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आसियान समुदाय के 2 स्तंभ निम्नलिखित हैं। इसमें से सबसे पहला स्तंभ है सुरक्षा समुदाय। सुरक्षा समुदाय, इसकी स्थापना, इस समुदाय की स्थापना की बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी आसियान सदस्य अपने क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक नहीं ले जाएंगे और इन सैनिक टकरावों का बातचीत के द्वारा शांति वार्ता करके समस्या का हल निकालेंगे। ये सुरक्षा समुदाय है जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य यह है कि आसियान सदस्य देश जितने भी हैं वो अपनी आंतरिक समस्याओं या बाहरी समस्याओं का जो समाधान है वो सैनिक टकराव के द्वारा नहीं बल्कि शांति वार्ता करके इन समस्याओं का हल निकालेंगे। दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय है। दूसरा स्तंभ की बात करें तो आसियान आर्थिक समुदाय, और इसमें कहा गया कि इस समुदाय की स्थापना भी 2010 में ही की गई है और इसका उद्देश्य यह है कि सभी आसियान सदस्यों का एक साझा बाजार हो और उत्पादन आधार तैयार करना, इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। कहने का मतलब यह है कि बच्चों दूसरा समुदाय जो है, दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय है, दूसरा स्तंभ है ये आसियान का। इस समुदाय की स्थापना भी 2010 में ही की गई थी और इसका उद्देश्य यह है कि ये जितने भी आसियान सदस्य देश हैं उन सब के बीच में साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना है, उस पूरे क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास भी करना है। ये इस समुदाय का उद्देश्य है। हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या है। क्षेत्रीय संगठन आखिर क्यों बनाए जाते हैं? तो क्षेत्रीय संगठन को बनाने के लिए निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं। यहाँ पर कुछ उद्देश्य दे रखे हैं जिनके कारण क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना की जाती है। पहला उद्देश्य है कि सदस्य देशों में एकता की भावना को मजबूत करना। जितने भी सदस्य देश किसी भी संगठन में शामिल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एकजुट होते हैं, वो आपस में एकता बनाकर रखते हैं, उनके अंदर ये भावना रहती है कि वो एक हैं। इस तरीके से एकता की भावना काफी मजबूत होती है। दूसरा उद्देश्य ये है कि क्षेत्रीय सहयोग को काफी बढ़ावा मिलता है। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आपस में सहयोग करते हैं, एक दूसरे से व्यापार करते हैं, ये सारा इनका मुख्य उद्देश्य होता है। सदस्यों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देना, 2 देश कैसे आपस में व्यापार कर रहे हैं, किस तरीके से अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं और उसमें होने वाली समस्याओं को किस तरीके से बैठकर बातचीत के द्वारा समाधान निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब टॉपिक नंबर 4 कहता है कि क्षेत्र में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देना। उन क्षेत्रों के अंदर, उस देशों के अंदर शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे ताकि वो मतलब सही ढंग से रहे। तो क्षेत्र में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देना इनका मतलब मुख्य लक्ष्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विवादों को आपसी बातचीत के द्वारा क्या किया जाए, निपटाया जाए। विवादों को आपसी बातचीत द्वारा निपटाना, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब टॉपिक नंबर 5 है कि जितने भी क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले जो देश होते हैं उनका एक मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने विवादों को जो आपसी बातचीत है उसके द्वारा क्या किया जाए, उसे निपटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि बदली हुई चीनी अर्थव्यवस्था में मौजूद किन्हीं 4 कमियों को बताइए। किन्हीं 4 कमियों को मुख्य रूप से बताना है। तो बदली हुई चीनी अर्थव्यवस्था में बहुत तरह की कमियां हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ कमियां यहाँ पर दे रखी हैं, 4 कमियां तो नहीं है, 4 से ज़्यादा ही हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ ये कौन कौन सी कमियां हैं। पहली कमी है कि वहाँ आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को प्राप्त नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि
चीनी अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आए हैं और चीनी अर्थव्यवस्था को जो लाभ पहुंच रहा है, ये लाभ वहाँ के सभी वर्गों को पूरी तरीके से बराबर बराबर प्राप्त नहीं हुए हैं। किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है लाभ। जो गरीब वर्ग आज भी है वहाँ पर, और अमीर वर्ग जो है वो और अमीर होता चला जा रहा है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है, दूसरा ये है कि पूंजीवादी तरीकों को अपनाए जाने से वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी है। तो यहाँ पर चीन में क्या है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, वैसे तो चीन एक समाजवादी देश है, कम्युनिस्ट देश है, पर उसने अपनी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी तरीकों से ढाल रखा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था उसकी पूरी की पूरी पूंजीवादी है। सब प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्हें प्राइवेट कंपनियों को छूट दे रखी है कि वो क्या करें, अपने तरीके का व्यापार बिजनेस जो करना चाहते हैं करें। तो ऐसा करने से क्या हुआ है, वहां पर बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। थर्ड पॉइंट में कहा गया कि वहां महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात संतोषजनक नहीं है। महिलाओं का वहां पर शोषण किया जाता है, महिलाओं को ज्यादा कार्य नहीं करने दिया जाता, उनकी खराब कंडीशन है काम करने की, रोजगार उन्हें कम दिया जाता है। इस तरह की समस्याएं वहां महिलाओं के साथ आ रही है। साथ ही साथ अगर हम वहाँ के गांव की बात करें और शहर की बात करें, साथ हमें तट पर रहने वाले और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच की बात करें, तो इनकी आय का अंतर काफी बढ़ गया है। जो तटों के किनारे पर रहते हैं उनकी आय काफी अधिक हो गई है, जो शहरों में रहते हैं काफी अधिक आय हो गई है, पर जो गाँव में रहते हैं और जो मुख्य भूमि पर रहते हैं उनकी आय काफी कम है। तो इस तरीके से आय का अंतर वहाँ पर बढ़ा है। चीन की विकास की गतिविधियों ने वहाँ पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है। चीन में काफी सारा विकास बहुत तेजी से किया गया है, तो इस विकास के कारण वहां के पर्यावरण को काफी ज्यादा क्या पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है। चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है। ऐसा कहना है कि चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ा है। वहां पर चीनी अर्थव्यवस्था ग्रो तो कर रही है, पर वहां की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है। तो ये कुछ कमियां थी जिन्हें हमने पढ़ा चीनी अर्थव्यवस्था के अंदर मौजूद ये 4 कमियां, और 4 से ज्यादा ही कमियां हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि ब्रिक्स पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। ब्रिक्स पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो आपको सबसे पहले समझ लेना है कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है जो विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। विश्व ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है जो विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। वैसे तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में रूस में की गई थी, और इसकी वहीं से इसका नाम पड़ा ब्रिक। पहले इसका नाम ब्रिक था, पर अब इसे ब्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि 2009 में अपनी प्रथम बैठक में दक्षिण अफ्रीका को भी ब्रिक में शामिल कर लिया गया, और ब्रिक क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। ये कैसे हुआ, क्योंकि हम देखेंगे इनके नाम के अल्फाबेट देखेंगे तो ब्रिक्स BRICS होता है। ये शब्द 5 देशों के नाम को दर्शाता है। इस प्रकार है, जो इस प्रकार है, B फॉर ब्राजील है, ठीक है, और R फॉर रूस है, I फॉर इंडिया है, C फॉर चाइना है, और S फॉर साउथ अफ्रीका है। तो जब इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था तो ये खाली ब्रिक था, यानी BRIC था, पर अब ये क्या बन चुका है, ब्रिक्स बन चुका है। ठीक है, तो ये ब्रिक्स पर पूरी की पूरी एक संक्षिप्त टिप्पणी है, ये आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हम अपने इसमें और भी दे रखा है, ब्रिक्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ब्रिक्स में शामिल प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के आंतरिक मामलों और परस्पर समानता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, साथ में सहयोग और आर्थिक लाभ का वितरण करेंगे। ब्रिक्स का ये कहना है कि ब्रिक्स में शामिल जितने भी देश हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों और समानता में हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं, और एक दूसरे का सहयोग करने वाले हैं। ठीक है, एक दूसरे का साथ देने वाले हैं, आर्थिक व्यापार करेंगे, आर्थिक लेन देन करेंगे। जब हम इसके सम्मेलनों की बात करते हैं, सम्मेलन, तो ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 2009 में ब्राजील में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने की थी। उस समय के राष्ट्रपति 2009 में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, ठीक है,
2019 की बात है, ब्राजील में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने की थी। और ब्रिक्स के अगर 12वें सम्मेलन की बात करें तो 12वां सम्मेलन 2020 में रूस में ऑनलाइन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता और मेजबानी दोनों ही रूस ने की। ये ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन था जो 2020 में किया गया, और इसकी मेजबानी और अध्यक्षता दोनों ही किसने की? रूस ने की है। अगर हम ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन 9 सितंबर 2021 को ऑनलाइन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। ठीक है, ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन 9 सितंबर 2021 को आयोजित होता है, और ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि इसकी अध्यक्षता भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जो अभी है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ब्रिक्स के बारे में पूरी डिटेल मिल गई होगी। हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि रूस वैश्विक पटल पर एक शक्तिशाली राज्य है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क सहित स्पष्ट करें। तो बच्चों, रूस जाहिर सी बात है कि बहुत तेजी से ग्रो करने वाला एक शक्तिशाली राज्य है। ठीक है, और हम इस कथन से पूरी तरीके से सहमत हैं, तर्क सहित स्पष्ट कर सकते हैं हम इसे। रूस सोवियत संघ के विघटन से पूर्व उसका एक अभिन्न और बड़ा भाग था। अगर हम रूस की बात करें तो सोवियत संघ से पहले ये एक बहुत ही बड़ा भाग था। ठीक है, 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। रूस जो है सोवियत संघ का क्या बना? उत्तराधिकारी बना। और इस वजह से सोवियत संघ की जितने भी संसाधन थे वो सारे संसाधन किसको प्राप्त हुए? रूस को प्राप्त हुए। ये एक शक्तिशाली राज्य है क्योंकि इसके पास खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों और पेट्रोलियमों गैसों का अपार भंडार है। अगर हम रूस की बात करें तो रूस के पास पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है, खनिजों की कोई कमी नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। ये बहुत तेजी से ग्रो करने वाला एक देश है जिसके पास खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में भरे पड़े हैं। इसकी हम आगे बात करें तो इसके पास ये है कि विश्व में युद्ध हथियारों और साजो सामान का सौदागर है। अगर हम रूस की बात करें तो पूरे विश्व में ये अपने हथियार बेचता है, और हथियार से रिलेटेड, युद्ध से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड कई तरह के जो साजो सामान होते हैं, जैसे कपड़े वगैरह हो गए, हेलमेट वगैरह हो गए, गाड़ियाँ वगैरह हो गई, या दूसरी चीज़ें जो दूसरे आइटम्स वगैरह होते हैं जो एक आर्मी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारी चीज़ों का सौदागर है पूरे विश्व के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा देश ये होगा। रूस एक परमाणु शक्ति संपन्न राज्य है। परमाणु शक्ति संपन्न राज्य होना एक बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया में 9 ही ऐसे देश हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न है, और रूस उनमें से एक परमाणु शक्ति संपन्न राज्य है। अगर हम रूस के परमाणु हथियारों की बात करें तो रूस के पास लगभग 6500 से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। 6500 से ज़्यादा परमाणु हथियार, कहा जाए तो अमेरिका से भी ज़्यादा परमाणु हथियार रूस के पास मौजूद हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विश्व के सभी देशों पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को छोड़कर इसका दबदबा है। लगभग विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी देशों पर किसका दबदबा है? अमेरिका को छोड़कर, अमेरिका और उसके सहयोगी देश जो है उन सबको छोड़कर विश्व के लगभग सभी देशों पर रूस का दबदबा है। साथ ही साथ अगर ये कहें कि विश्व की कई उभरती हुई शक्तियां इसकी मित्र हैं, जैसे चीन और भारत दोनों ही इसकी क्या है? मित्र है। तो ये भी एक मतलब पॉइंट हो जाएगा जो इसकी मतलब शक्ति में और भी ज़्यादा क्या कर देता है? इजाफा कर देता है। 7 पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है जिसके पास वीटो पावर भी प्राप्त है। आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा हो, चैप्टर यूएनओ वाला चैप्टर पढ़ा हो तो आपको ये पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। और ये वीटो पावर कोई छोटी मोटी पावर नहीं है, ये बहुत बड़ी पावर है, जिसके कारण ये इन 5 देशों में से कोई भी देश किसी भी मुद्दे पर अपना इनकार कर सकता है। अगर इन्होंने अपना इनकार कर दिया तो उस मुद्दे पर फिर दोबारा बातचीत नहीं हो सकती। ये वीटो पावर है।
खैर वीटो पावर में फिर कभी आपको समझाऊंगा। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यूरोपीय संघ को क्या चीजें एक कमजोर क्षेत्रीय संगठन बनाती है। ऐसी क्या चीजें हैं यूरोपीय संघ की जो यूरोपीय संघ को एक कमजोर क्षेत्रीय संगठन बनाती है। तो यूरोपीय संघ की कुछ कमजोरियां हैं यहाँ पर। यूरोपीय संघ की कुछ कमजोरियां निम्नलिखित हैं। पहली कमजोरी की बात करें तो इसके सदस्य देशों की अपनी रक्षा और विदेश नीति है। इसके जितने भी सदस्य देश हैं इन सब की अपनी अपनी रक्षा नीति और विदेश नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है। एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है, जैसे इराक पर हमले के मामले में। जब इराक पर हमला किया गया था तो फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विपरीत चले गए थे। ये इसकी कुछ कमजोरियां हैं। इसके सेकंड पॉइंट में कहा गया कि यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा लागू करने को लेकर क्या है, नाराजगी है। यूरोप के कुछ ऐसे देश हैं जो यूरो मुद्रा को अपनी जगह पर, अपनी धरती पर, अपने देश में लागू करने से क्या करते हैं, इनकार करते हैं। इसका थर्ड पॉइंट यह कहता है कि डेनमार्क और स्वीडन ने मॉस्ट्रिच संधि मानने से क्या कर दिया है, इनकार कर दिया। डेनमार्क और स्वीडन ऐसे देश हैं जिन्होंने मॉस्ट्रिच संधि से इनकार कर दिया है। ये भी इसकी एक कमजोरियां हैं। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन का हिस्सा थे। तो ये भी एक कमजोरी है कि यूरोपीय संघ के जितने भी कई सदस्य देश थे वो अमेरिकी गठबंधन का हिस्सा थे शीत युद्ध के समय। पॉइंट नंबर 5 यह कहता है कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से 2016 में एक जनमत संग्रह करके अलग हो गया। ब्रिटेन जो एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था कभी किसी समय में, आज यूरोपीय संघ से क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। 2016 में वो एक जनमत संग्रह किया उसने अपने देश के अंदर, और उस तरीके से वो यूरोपीय संघ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ चुके हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि चीन की नई आर्थिक नीति ने किन 4 तरीकों से चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाया है। चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाया है। तो प्यारे बच्चों इधर दे रखा है आंसर कि चीन की नई आर्थिक नीति ने निम्नलिखित 4 तरीकों से अर्थव्यवस्था को क्या पहुंचाया है, लाभ पहुंचाया है। चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ निम्नलिखित 4 तरीकों से पहुंचा है। पहला तरीका जो है, उसने अपनी जड़ता को समाप्त करके खुले द्वार की नीति अपना ली है। चीन के द्वारा क्या किया गया है, उन्होंने विदेशी संबंध एक तरीके से 1978 से पहले तक पूरी तरीके से क्या कर रखे थे, खत्म कर रखे थे। पर उन्होंने बाद में खुले द्वार की नीति अपनाई और जिससे उन्होंने अपने देश का क्या किया है, विकास किया है। चीन ने अपने आर्थिक विकास को अपनी पुरानी सोच को बदलकर और शेष विश्व के लिए चीन की अर्थव्यवस्था खोल कर किया है, जिससे चाइना में बहुत सारा विदेशी निवेश आया है और इससे चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि चीन ने जब खुले द्वार की नीति को अपनाया तो चीन के अंदर जितना भी आर्थिक विकास हुआ उसने अपनी पुरानी सोच को क्या कर दिया, बदल दिया और शेष विश्व के साथ अपने रिश्ते बनाए, अपने आप को जोड़ा और शेष विश्व को आमंत्रित किया अपने देश के अंदर कि वो आकर उनके देश के अंदर अपने कारखाने लगाए, अपनी फैक्ट्रियां वगैरह लगाएं और निवेश करें, जिससे बड़ी से बड़ी संख्या में वहां पर औद्योगिकरण फैल सके और चीनी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंच सके। तो ये पहला मतलब तरीका था जिससे उसने अपनी अर्थव्यवस्था को क्या किया है, लाभ पहुंचाया है। दूसरा उसने क्या किया है, कृषि का निजीकरण कर दिया है। तो कृषि का निजीकरण करने से क्या हुआ है, चीन ने अपने देश में समाजवाद की जड़ें ढीली करके कृषि क्षेत्र में निजीकरण कर दिया है, जिससे किसानों की कार्यकुशलता में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है और उत्पादन स्तर बहुत तेजी से क्या हो गया है, बढ़ गया है। बहुत तेजी से उत्पादन स्तर बढ़ा है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों चीन ने अपने क्षेत्र के अंदर, अपने देश के अंदर कृषि में क्या कर दिया है, निजीकरण कर दिया। वैसे तो चीन एक कम्युनिस्ट देश है, पूरा का पूरा कम्युनिस्ट है वो, पर चीन ने अपनी कम्युनिस्टता को थोड़ा सा दूर रखकर जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को संवारने के लिए, अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी कृषि क्षेत्र में क्या कर दिया है, ऐसा निजीकरण का फार्मूला अपना लिया है जिससे किसानों की कार्यकुशलता क्या हो गई है, बढ़ गई है और उनका उत्पादन स्तर भी बढ़ा है। हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है व्यापार के नए नियम और एक नए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण के द्वारा। उसने, चीन ने अपने व्यापार के नए नियम बनाए हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है, चीन ने अपना विकास करने के लिए अपने देश में
खुले द्वार की नीति अपनाई और पूरे देश के कई क्षेत्र में सेज की स्थापना की, जिससे विदेशी कंपनियों को चीन में आसानी से उत्पादन सेवाएं प्राप्त हो सके। कहने का मतलब ये है कि चीन ने अपने देश के अंदर कई नए विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया है, जिसे SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज भी कहा जाता है, जिससे कि विदेशी कंपनियां चीन में आ सके और अपना व्यापार वगैरह कर सके। तो इससे चीनी अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा क्या पहुंचा है, लाभ पहुंचा है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका मतलब टॉपिक था। और ये कहा गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, टॉपिक नंबर 4 कहता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की बचत का परिमाण बढ़ा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर निजी क्षेत्र आने से लोगों की बचत बढ़ना चालू हो गई है। जैसे कहने का मतलब ये है कि कृषि के निजीकरण होने से किसानों की आय में काफी ज्यादा वृद्धि हो गई है, जिससे किसान बचत करना सीख गए हैं, किसानों की बचत करना सीख गए हैं और इस बचत को उन्होंने नए तरह के व्यापार में लगाना शुरू कर दिया है। और नए तरह के व्यापार में लगाने से उनकी क्या हो गई है, अधिक आय उनकी हो गई है, जिससे उनकी और अधिक आय हो सके। तो इस तरह की चीजें हैं। चैप्टर नंबर टॉपिक नंबर 4 है आपका। हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है कि सत्ता के नए केंद्रों द्वारा विभिन्न देशों में समृद्धशाली अर्थव्यवस्थाओं का रूप देने में निभाई गई भूमिका की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। कहने का मतलब यह क्वेश्चन ये है कि बेटा सत्ता के जो नए केंद्र हैं उन्होंने विभिन्न देशों में कैसे समृद्धशाली अर्थव्यवस्था को अपनाया है, और इस समृद्धशाली अर्थव्यवस्था के कारण समृद्धशाली अर्थव्यवस्था का रूप देने में जो देशों की जो अलग अलग भूमिकाएं हैं, उन भूमिकाओं की यहाँ पर व्याख्या करनी है कि किस तरीके से अलग अलग गुटों ने, अलग अलग देशों ने या अलग अलग केंद्रों ने, सत्ता के नए केंद्रों ने कैसे देश का विकास किया है, अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था को संवारा है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए सत्ता के नए केंद्रों का होना काफी ज्यादा जरूरी था। पहली बात तो यही है कि एक ध्रुवीय विश्व में जब अमेरिका का वर्चस्व बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो अमेरिका के वर्चस्व को कंट्रोल करने के लिए, अमेरिका के वर्चस्व को नियंत्रित करने के लिए और चुनौती देने के लिए सत्ता के नए केंद्रों को यहाँ पर स्थापित किया गया। तो सत्ता के नए केंद्रों का होना क्या है, काफी ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट में यह कहा गया बच्चों कि यूरोपीय संघ, आसियान गुटनिरपेक्ष आंदोलन, दक्षिण जैसे क्षेत्रीय संगठनों ने क्षेत्रीय स्तर पर अधिक शांतिपूर्ण एवं समृद्धशाली अर्थव्यवस्था का रूप देने में भूमिका निभाई है। अगर हम यूरोपीय संघ की बात करें, आसियान की बात करें, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात करें या दक्षिण की बात करें, तो इन जैसे क्षेत्रीय संगठनों ने अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा शांतिपूर्ण और समृद्धशाली अर्थव्यवस्था का रूप देने में काफी अच्छी भूमिका इन्होंने निभाई है। अगर हम यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ ने अपने सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को 16,000 अरब डॉलर से अधिक पहुंचा दिया है। यूरोपीय संघ बहुत तेजी से ग्रो करने वाला एक संगठन, जिसने अपने सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लगभग कुल मिलाकर 16,000 अरब डॉलर से अधिक पहुंचा दिया है, जो अमेरिका से थोड़ा ही ज्यादा है। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमें ये कहता है कि आसियान ने अपने क्षेत्र में एक चमत्कार सा दिखने वाला विकास कर दिया है। आसियान ने अपने क्षेत्र के अंदर ऐसा विकास किया है जिसे हम चमत्कार कह सकते हैं, और ऐसा विकास किया है कि पूरा विश्व उसके विकास की क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है। आसियान ने अपने क्षेत्र में एक चमत्कार सा दिखने वाला विकास किया है और उस पूरे विश्व में उसकी क्या हो रही है, वाहवाही हो रही है, विकास की तारीफ हो रही है कि आसियान ने किस तरीके से अपना विकास किया, बहुत तेजी से विकास किया है। एक और संगठन सार्क, जिसे दक्षेज भी कहा जाता है, सार्क ने अपने क्षेत्र में विकास के प्रयास किए हैं और आपस में शांतिपूर्ण संबंध बनाने पर भी काफी ज्यादा जोर दिया है। तो ये सार्क का कार्य है कि उसने अपने क्षेत्र में विकास के प्रयास किए हैं और आपस में शांतिपूर्ण संबंध भी बनाए हैं। अगर हम चीन की बात करें तो चीन विश्व की एक उभरती हुई महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, जिसका विकास बहुत तेजी से हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये सारे कुछ सदस्य देश थे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र थे, जिन्होंने विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को काफी समृद्ध बनाया है।
हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आसियान विजन 2020 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना हो गया है, आसियान विजन 2020 खत्म हो चुका है, पर अभी भी एग्जाम में आपके सिलेबस में ये है तो आपको इसे पढ़ना ही पड़ेगा। तो आसियान विजन 2020 क्या है? पहली चीज तो ये आपको पता होना चाहिए कि आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है और इसके विजन दस्तावेज 2020 में इसने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में आसियान को एक बहिर्मुखी भूमिका के बारे में बताया गया है। कहने का मतलब यह है कि इनका एक विजन था जो दस्तावेज 2020 था, विजन 2020 था, और इसमें इन्होंने इस लक्ष्य को रखा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में आसियान एक बहुमुखी समुदाय बन जाए। ये इसकी भूमिका थी। आगे इसने कहा है कि आसियान अब टकराव की जगह बातचीत की नीति को प्रमुखता दे रहा है। आसियान टकराव करने की बात नहीं करता है। आसियान क्या कहता है कि बातचीत के द्वारा अपनी समस्याओं का क्या निकालिए, समाधान निकालिए। तो इस तरीके से आसियान बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को भी क्या किया है, समाप्त किया है। कंबोडिया के टकराव को भी इसने समाप्त कर दिया पूरी तरीके से। अगर हम ये बात करें कि पूर्वी तिमोर के संकट को भी संभाला है इसने, तो बहुत तेजी से ग्रो करने वाला समुदाय आसियान अपने विजन में रखता है कि अपने सदस्य देशों की समस्याओं का वो क्या कर सके, समाधान कर सके। इसी के अंतर्गत उसने क्या कहा है कि पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत करने के लिए 1999 से प्रत्येक वर्ष ये लोग वार्षिक बैठक करने पर क्या हुए, राजी हुए। हर वर्ष इन्हें क्या करनी है, अपने देश के अंदर एक बैठक करनी है जिससे ये अपने देश के विकास पर बातचीत कर सके कि किस तरीके से इन्हें अपना विकास वगैरह करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे आने वाले दिनों में हम और भी चैप्टर्स के इसी तरीके के PDF वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।